जैसा कि पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध के बारे में देखा और जाना, और उससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल थे हम लोगों ने उनको सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उप सहसंयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसके क्या उदाहरण हैं और उप सहसंयोजी यौगिकों के क्या विशेषताएं होती हैं। तो पार्किन के अनुसार उप सहसंयोजी बंध एक विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम दाता कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम ग्राही कहते हैं। तो इस बंध के बनने के पश्चात दाता परमाणु पर आंशिक धनावेश जबकि ग्राही परमाणु पर आंशिक ऋणावेश बन जाता है। अतः यह बंध अर्धध्रुवीय बंध भी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए कोई तत्व है और बी तत्व है, तो ए के पास जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है, तो ए क्या करेगा, अपने जोड़ों के इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है। तो उप सहसंयोजक बंध में होता क्या है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम बोलते हैं दाता यानी कि डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम बोलते हैं ग्राही यानी कि रिसेप्टर। और उप सहसंयोजक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉन को दिखाने की जो दिशा होती है वो तीर के द्वारा दिखाई जाती है। तो जब भी ऐसा तीर कहीं भी बॉन्ड में आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उप सहसंयोजक बंध बना हुआ है। अब यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि उप सहसंयोजक बंध में हमेशा जोड़ों में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, परंतु आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये जोड़ों में जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वो किस तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पहले ये समझिए, फिर इसके बाद हम किस तरह से ये बॉन्डिंग बनती है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बंध वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने CH4 स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कार्बन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको रेड कलर से दिखाई दिया गया है, और उसके बाद हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको क्रॉस के थ्रू दिखाया गया। तो कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गए। तो जब किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। 4 आपके कार्बन के हो गए और 4 हाइड्रोजन के हो गए। अब बात करते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर की। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला अगर हम देखें तो NH3। तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं 5 में से, वो क्या करेंगे कि एक एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हुए हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर कि 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए, बट 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और यही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कभी उप सहसंयोजक बंध बना होता है तो उसमें क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन ये जोड़ों में होते हैं, इसलिए इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उप सहसंयोजक बंध में किसी दूसरे तत्व या यौगिक को देने में सहायता करते हैं, यानी कि ये एक तरह से दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और कौन से इलेक्ट्रॉन आपके उप सहसंयोजक बंध में भाग लेते हैं। तो इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे उप सहसंयोजक बंध बनता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उप सहसंयोजक बंध बनेगा। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, और हम पहले एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं अमोनिया और बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं NH3। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप येलो कलर से देख सकते हैं, डॉट के रूप में दिखाया गया है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ब्लैक कलर के डॉट से दिखाया गया है। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो है 3, क्योंकि उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन के साथ
इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। वही बात करें हम बोरान ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। इसके बाहरी कोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी 3 है, तो ये क्या करेगा, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़कर बोरान ट्राइफ्लोराइड बना लेगा, क्योंकि फ्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1। तो बोरान के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन, ये मिलाकर बोरान के पास हो गए कुल 6 इलेक्ट्रॉन। परंतु इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये अष्टक पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए नाइट्रोजन के पास आप देख रहे हैं बचे हुए जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने बताया था क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और हमेशा कोई भी तत्व जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जोड़ों में देता है तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब क्या करेगा, जो अमोनिया में नाइट्रोजन है, जो बचा हुआ जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है, वो इसको दे देता है और यहाँ पर बनता है उपसंयोजक बंध। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, और हमारा अगला उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है SO2। तो अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो दोनों के बाहरी कोष में हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दोनों की संयोजकता होगी 2, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर सल्फर का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यानी कि दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब यहाँ पर सल्फर का तो अष्टक पूरा हो गया, अब एक ऑक्सीजन परमाणु बच गया। अब इस ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक कैसे पूरा होगा, क्योंकि इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है कि सल्फर के पास जोड़ों में बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सल्फर के पास जोड़ों में बचे हुए 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से क्या कहता है, एक जोड़े का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन परमाणु को दे देता है और इस प्रकार से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जोड़ों में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बनेगा उपसंयोजक बंध। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और दूसरे के साथ उपसंयोजी इलेक्ट्रॉन देकर, यानी कि जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजक बंध बना लेता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इस तरह से बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, और अगला उदाहरण है NH4+ आयन, यानी कि अमोनियम आयन। तो NH4+ आयन कैसे बनेगा आपको बताना है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि अमोनिया में जोड़ों में 2 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं H+ आयन की। तो H+ आयन कब बनेगा, हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके पास क्या हो जाएगा, H+ आयन हो जाएगा, यानी कि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो जब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, अमोनिया के नाइट्रोजन से लेगा, जिसके पास जोड़ों में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रकार ये जोड़ों में इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए यहाँ पर उपसंयोजक बंध बनता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि अमोनिया में उपस्थित जो नाइट्रोजन है जोड़ों में इलेक्ट्रॉन H+ आयन को देता है और उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है और बनाता है अमोनियम आयन, यानी कि NH4+ आयन। आइए इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं और बात करते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ की। तो H3O+ कैसे बनेगा, तो पहले हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो जब आप H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास जोड़ों में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेगा, यह H+ आयन को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देगा, और H+ आयन को जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, और हमारा अगला उदाहरण है ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं और इनके बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बच गया 1 ऑक्सीजन परमाणु। तो 1 ऑक्सीजन परमाणु को तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये क्या कहता है, किसी एक परमाणु से जोड़ों में इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस प्रकार से इनके मध्य उपसंयोजक बंध बन जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 2 ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है, इसलिए उनके बीच डबल बॉन्ड है, और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपसंयोजक बंध द्वारा, यानी कि जोड़ों में इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो इस तरह से ओजोन की संरचना बनाई जा सकती है।
आई होप आपको उप सहसंयोजक बंध समझ में आ गया होगा। आगे मैंने उप सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको ड्रॉ करिए और देखिए कि आपको कितना उप सहसंयोजक बंध से संबंधित टॉपिक समझ में आया। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसको बोर्ड पर सॉल्व करके यानी कि ड्रॉ करके बताऊंगा। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।